मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ राजकुमार कोरी राज के लिखे गए उपन्यास चंद्रवदना का। मित्रों, उपन्यास वाचन के पिछले क्रम में अभी तक आपने सुना कि एक युवा ब्राह्मण कथावाचक दसपुर में कथा कहने जाता है। वहाँ एक गणिका सुलक्षणा के द्वारा मालूम होता है कि एक वेश्या तारावती चंद्रवदना नामक एक लड़की का अपहरण कर उसे देह व्यापार में ढकेलना चाहती है। सुलक्षणा की मदद से चारुदत्त चंद्रवदना को तारावती के चंगुल से निकाल लेता है तथा वह एक गांव चंबलपुर में पहुंचता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात आचार्य वसुमित्र से होती है। आचार्य वसुमित्र उसको वहाँ से निकलने में मदद करते हैं और बताते हैं कि किस तरह वह सुरक्षित चंद्रवदना को लेकर निकल सकता है। तो मित्रों, अब आइए सुनते हैं आगे का वाचन चंद्रवदना उपन्यास का मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दत्त, हमारा सौभाग्य है कि आज बुद्ध पूर्णिमा पर नगर के लगभग 200 प्रतिष्ठित लोग एक सभागृह में एकत्रित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में नगर के पुरपाल राज्यवर्धन मुख्य अतिथि थे, किंतु आज ही उज्जैनी से लौट रहे गिरिनगर के पुरपाल महाराज चक्रपालित को भी चित्रगढ़ में विश्राम के लिए अतिथि के रूप में महाराज राज्यवर्धन ने रुकने का आग्रह किया। इस प्रकार आज के इस कार्यक्रम में वे हमारे विशिष्ट अतिथि हो गए हैं और यह उनसे भेंट का स्वर्णिम अवसर है जिसे हम भुनाएंगे और उनसे एकांत में आधी घटी का समय मांगेंगे और अपनी बात रखेंगे। आहा, क्या योग निर्मित हुआ है! प्रभु की लीला अपरंपार है। मैं प्रसन्नता से बोला, मगर आचार्य, क्या वे इसके लिए सहमत होंगे? अवश्य होंगे दत्त, अवश्य होंगे, आचार्य दृढ़ विश्वास से बोले। मैं गत वर्ष सौराष्ट्र में प्रांतीय शासक महानायक प्रणदत्त का अतिथि रह चुका हूं और उनका मुझ पर बहुत प्रेम है। महाराज चक्रपालित उन्हीं के पुत्र हैं और इसीलिए मेरा बहुत आदर करते हैं। मैं आचार्य के प्रभुत्व का लोहा मान गया। मैं जानता था कि महाराज प्रणदत्त मात्र सौराष्ट्र के गोप्ता या राज्यपाल या महानायक ही नहीं, अपितु महाराज धीराज कुमार गुप्त के विशेष सलाहकार एवं मित्र भी रहे हैं और भारतवर्ष के साम्राज्य में उनके नाम की तुति बोलती है। किंतु मेरी समस्या तो पूर्वपाल राज्यवर्धन एवं चक्रपालित ही हल कर देंगे। मुझे अपने कार्य हेतु महाराजा प्रणदत्त की आवश्यकता ही क्यों पड़ने लगी? मैंने सोचा, सचमुच आचार्य, आपके प्रभुत्व से मेरे कितने जटिल कार्य आसान हो गए हैं। आचार्य वसुमित्र धीरे से बोले, क्योंकि श्रीमंत चक्रपालित से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं, अतः इस बात की प्रत्याभूति है कि वह इस कार्य में यथासंभव सहायता करेंगे, क्योंकि वे प्रजा के सच्चे सेवक हैं, अपनी धुन के पक्के व्यक्ति हैं। चाटुकारों को वे स्वयं से 20 हाथ की दूरी पर रखते हैं। स्वभाव से अत्यधिक हठी व्यक्ति हैं। जिस कार्य को ठान लिया उससे जब तक पूर्णता न प्राप्त कर दें तब तक वह आराम नहीं करते हैं, न किसी को करने देते हैं। चलो यह छोड़ो, आचार्य अपनी ही बात को काटते हुए बोले। धर्मशाला में कोई असुविधा तो नहीं हुई? देवी चंद्रवदना कुशलतापूर्वक तो हैं? मैंने कहा, हाँ आचार्य, उत्तम व्यवस्था है धर्मशाला की और देवी चंद्रवदना की संतुष्टि ही मेरे लिए सुविधा अथवा सुविधा का मानदंड है। किंतु मेरी समस्या यह है कि अब उन्हें किसी भी स्थान पर अकेला छोड़ने पर मेरा मन किसी अनिष्ट की आशंका से बोझिल रहता है। जैसे इस समय मैं उन्हें छोड़कर आया हूं, तो मेरी व्याकुलता की कोई सीमा नहीं। आचार्य मुस्कुराकर बोले, होना भी चाहिए दत्त, यही तो उत्तरदायित्व का गोतक है।
किंतु तुम निश्चिंत रहो, उनके पास मैं 2 उपासिकाओं को नियुक्त किए देता हूं। मुझे यह कार्य कल ही सूझना था, मुझसे भयंकर भूल हुई। आज जब हम इस कार्यक्रम में होंगे तो वे दोनों उनके साथ होंगी। उन्होंने तुरंत 2 स्त्रियों को बुलाया और एक कार्य समझाकर मेरे साथ धर्मशाला जाने हेतु आदेशित किया एवं मुझे 2 मुहूर्त पश्चात उपस्थित होने का निर्देश दिया। अब मैं निश्चिंत था। चंद्रवदना के लिए अब ललिता एवं असोदा नामक 2 सेविकाएं सखियों के रूप में उपस्थित थी। आर्य, आप भोजन कर लें, ललिता ने कहा। मैंने प्रत्युत्तर में उल्टा प्रश्न किया, क्या देवी ने भोजन कर लिया? ललिता बोली, वो आपको भोग लगाए बिना कैसे अन्न ग्रहण करेंगी? इसका अर्थ है उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। चलो सब कार्य छोड़कर हम सब चारों एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, मैंने कहा। ललिता मेरी ओर कुछ देर तक एकटक देखती रही और भीतर चली गई। अब तीनों सखियां मेरे साथ भोजन हेतु तत्पर एवं आतुर थीं। कार्यक्रम स्थल एक विशाल कक्ष में था, जिसमें लगभग 200 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था थी। महिलाओं एवं पुरुषों की पृथक व्यवस्था थी। सभागृह में एक और विशाल मंच था, जिस पर गद्देदार आसन एवं गोल सुंदर तकिए थे। कक्ष के दोनों पार्श्व में 2-2 निर्गम द्वार थे एवं एक प्रमुख द्वार था। कक्ष की छत काष्ठ के चिकने पट्टियों की बनी दिखाई देती थी, जिसके ऊपर खपरेल का छप्पर था। छत से कई मिट्टी के घड़े उल्टे लटके हुए थे, जो सभागृह की ध्वनि विस्तारक का कार्य करते थे, जिनके कारण सूक्ष्म ध्वनि को भी आसानी से सुना जा सकता था। यह व्यवस्था संभवतः श्रोताओं के लिए सुविधा थी कि मंच पर जो भी कहा जाए वह अंतिम श्रोता तक स्पष्ट रूप से पहुँचे। कक्ष के बाहर दंडपाशिक अधिकारी के साथ उसके अधिकृतों का जमावड़ा था। इस कक्ष के भीतर थोड़े ही समय उपरांत एक बड़ा जनसमूह उपस्थित था। मैं भी श्रोता वर्ग की अग्रिम पंक्ति में बैठा था। मंच पर उद्घोषक बड़ी शालीनतापूर्वक घोषणाओं और सूचनाओं का समावेश करते हुए सभी से स्थान ग्रहण करने का निवेदन किए जा रहा था। तभी मुख्य द्वार से आचार्य वसुमित्र, महाराज राजवर्धन एवं विशिष्ट अतिथि महाराज चक्रपालित का आगमन हुआ, जिनकी जय जयकार से कक्ष गुंजायमान हो गया। तीनों विभूतियां जनसमूह के बीच बिछे रक्तवर्ण कालीन से होकर मंच पर विराजित हुईं। पुष्पों की बौछार से कार्यक्रम की भव्यता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता था। उद्घोषक ने स्वागत गान एवं माल्यार्पण जैसे समस्त औपचारिकताओं के पश्चात उद्बोधन हेतु आचार्य वसुमित्र जी को आमंत्रित किया। आचार्य जी आसन से उठे और जनसमूह को संबोधित करते हुए बोले, हमारे अतिथि पूर्वपाल महोदय महाराज राजवर्धन एवं विशिष्ट अतिथि गिरिनगर पूर्वपाल श्रीमद चक्रपालित महाराज एवं उपस्थित गणमान्य जन, इसके पूर्व कि मैं अपना वक्तव्य आरंभ करूं, मैं अत्यंत हर्षानुभव करते हुए आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि चित्रगढ़ की पावन नगरी में परम ज्ञानी एवं जनवादी विचारक पंडित चारुदत्त भट्ट मालो प्रांत से पधारे हैं। मैं मंच पर उन्हें आमंत्रित करता हूं। कक्ष मेरे नाम के जयघोष से गूंज उठा। मैं आचार्य जी की इस घोषणा पर पूर्व की भांति अचंभित था। मैं करबद्ध मंच की ओर बढ़ा। मैंने दोनों अतिथियों को प्रणाम किया और मंच पर आसन ग्रहण किया। अब आचार्य जी का उद्बोधन आरंभ हुआ। उनके अभिभाषण में आज बौद्ध धर्म के उपदेशों और पारमिताओं के अतिरिक्त भी बहुत कुछ था, जिसमें तत्कालीन सामाजिक और राजनैतिक स्थिति का भी वर्णन था, जिसे सुनकर जनसमूह आंदोलित हो उठा। महाराज राजवर्धन एवं चक्रपालित भी उनकी सराहना करते दिखे। अपने उद्बोधन की समाप्ति करते हुए अब उन्होंने मुझे उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया, जिसके लिए मैं अब मानसिक रूप से उद्धत था।
सभागृह में एक विशेष शांति छा गई। यदि एक सुई भी गिरती तो संभवतः उसकी ध्वनि सुनाई देती। एक सूखे पण की सरसराहट भी स्पष्टता से श्रवण योग्य थी। अब मैं जनसमूह के समक्ष मंच पर खड़ा होकर बोल रहा था। हमारे विशिष्ट अतिथि द्वय महाराज चक्रपालित एवं महाराज राज्यवर्धन, आचार्य वसुमित्र एवं उपस्थित गणमान्य जन, आप सभी को महिष्मति के चारुदत्त भट्ट का प्रणाम। मेरा परम सौभाग्य जो आचार्य जी के आदेश पर मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ। आचार्य जी ने अपने अभिभाषण में जितना कहा है उसका एक क्षुद्रांश भी हम अपने जीवन में उतार लें तो भवसागर तर जाएं। क्योंकि मंच पर प्रशासन के दो दिग्गज विराजमान हैं तो अनायास ही मेरी वाणी को प्रजा की पक्षकारिता का अवसर मिल गया है। अगर मंच की आज्ञा हो तो मैं अपनी बात रखूं। निसंकोच रखें चारुदत्त। आचार्य वसुमित्र की वाणी गूंजी। साथ ही महाराजाओं ने हाथ उठाकर मुझे स्वीकृति दी। मैंने आरंभ किया। मित्रों, जिस प्रकार मनुष्य रुग्ण हो तो उसे संसार भला प्रतीत नहीं होता। अगर यह रोग संक्रामक हो तो वह और हेयता को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में वह किसी अन्य से न संबंधों का निर्वहन कर पाता है, न विरोध कर पाता है, न ही लड़ पाता है। उसका प्रथम कर्तव्य होता है रोग से लड़ना। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही यह निर्णय करती है कि वह रोग पर कितनी शीघ्रता से विजय प्राप्त करता है। एक राष्ट्र की भी लगभग यही स्थिति होती है। अगर वह अपने भीतर पल रहे रोग से लड़ने में असक्षम हो तो वह अपने रिपु अथवा प्रतिद्वंदियों से क्या लड़ेगा। वस्तुतः राष्ट्र आज कुछ ऐसी ही आपदाओं एवं विपदाओं से दो चार है। एक ओर राष्ट्र हुणों के आक्रमण से सशंकित एवं आतंकित है तो पुष्य मित्रों से भी संघर्षरत है। राष्ट्र को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, किंतु भीतरघात एक ऐसा रोग है जो राष्ट्र की प्रतिरोधक क्षमता एवं आंतरिक शक्ति पर भारी है। भारतवर्ष का स्वर्णिम इतिहास किसी से छुपा नहीं, किंतु दिन प्रतिदिन प्रजा में बढ़ता असंतोष इसी आंतरिक रुग्णता का परिचायक है। सामाजिक कुरीतियों पर प्रशासन का उदासीन आचरण नकेल कसने के स्थान पर उन्हें और प्रशय देता दिखाई पड़ता है। धर्म और पंथों में विभाजित प्रजा तर्क वितर्क में उलझ रही है। स्त्रियों की दशा निम्न से निम्नतर हो रही है। जिस राष्ट्र में कहा जाता था यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ स्त्री अनेक प्रचलित कुरीतियों के चलते मानव जीवन के मूलभूत अधिकारों से भी वंचित है। प्रशासनिक आचारों विचारों की भ्रष्टता अपने चरम पर है। ऐसे में हम किसी बाह्य शक्ति का सामना किस प्रकार करेंगे, यह प्रश्न सोचनीय है। हम प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति अथवा किसी राजा से तथागत हो जाने की अपेक्षा तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो यह आसान नहीं, दूसरे यह तर्कसंगत भी नहीं। हमें अंततः समाज में रहना है तो उसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, नियम हैं, कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, उत्तरदायित्व हैं। राष्ट्र को आंतरिक रूप से बलिष्ठ बनाने के लिए एक और प्रशासन को चाहिए कि स्त्री को विशेषाधिकार दे एवं कुरीतियों के समूल नाश हेतु नए कानून बनाए, तो दूसरी ओर प्रजा को चाहिए कि राष्ट्र की नीतियों एवं प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन करे। यदि हम संगठित न हुए तो वह दिवस बहुत दूर नहीं जब हम भारतवर्ष के गरिमामय इतिहास को कलंकित कर किसी विदेशी शक्ति के अधीन होंगे। अगर यह रामकृष्ण की धरती है, बुद्ध एवं महावीर की धरती है, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कुमारगुप्त जैसे वीरों की भूमि भी है। सदैव से युद्ध जनधन की हानि करते रहे हैं, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति क्षीण कर ले। किंतु युद्ध की भांति अविरत विपदाओं से जब राज को क्षीणता को प्राप्त होता है तो यह नागरिकों का कर्तव्य होता है कि वे विषम परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित कर राजा, सेना एवं कर्मचारियों के मनोबल को गिरने न दें। प्रशासन से सदैव
ग्राह्यता एवं अपेक्षा के भाव को तिलांजलि देकर प्रशासन को यथासंभव शक्ति प्रदान करने के भाव को अपने हृदय में जागृत करें। आइए इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब यह प्रतिज्ञा करें कि प्रशासन का इस स्थिति में वांछित सहयोग करेंगे एवं प्रशासन से भी अपेक्षा करें कि वह प्रजा के विश्वास को ठेस न पहुंचने देगा। नमन मातृभूमि, जय जय भारतवर्ष। सभागृह आंदोलित हो उठा एवं भारतवर्ष के जय निनाद से गूंज उठा। मैं प्रणाम करता हुआ अपने आसन पर बैठ गया। मेरे पश्चात आचार्य वसुमित्र ने मुझे साधुवाद दिया और अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाकर क्रमशः महाराज राजवर्धन एवं महाराज चक्रपालित को भी उद्बोधन हेतु आमंत्रित किया। मेरा सौभाग्य था कि दोनों पुरपालों को भी मेरे अति लघु वक्तव्य ने प्रभावित किया था। महाराज चक्रपालित ने अपने अभिभाषण में जनसेवा एवं विशेष रूप से कृषि हेतु सौराष्ट्र में स्थित प्राचीन ऐतिहासिक सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की योजना का उल्लेख किया, जो उनकी जन सामान्य एवं अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अनुराग और कर्तव्य परायणता का घोतक भी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और विशेष बात का उल्लेख किया। उनका कथन था कि उनके पिता सौराष्ट्र महानायक पर्णदत्त 2 दिवस पश्चात चित्तौड़गढ़ पधारेंगे, क्योंकि उन्हें महाराज धीराज स्कंदगुप्त ने विशेष रूप से आमंत्रित किया है और वे इसी रास्ते से होकर जाएंगे। किंतु राज्यवर्धन के विशेष अनुग्रह पर यहाँ रुककर उन्हें अपना आशीष देते हुए जाएंगे। उज्जैनी से स्कंदगुप्त की यह सूचना स्वयं चक्रपालित लाए थे और उनके चित्तौड़गढ़ में ठहरने के कारण सूचना पर्णदत्त को भिजवा दी गई थी। कार्यक्रम के अंत में चित्तौड़गढ़ पुरपाल राज्यवर्धन ने महाराजा चक्रपालित समेत समस्त उपस्थित गण का आभार व्यक्त किया। आचार्य वसुमित्र के अनुरोध को महाराज चक्रपालित भला कैसे टाल सकते थे। मुझे उनसे उनके शासकीय विश्राम गृह में रात्रि के प्रथम प्रहर के द्वितीय मुहूर्त में भेंट करना था। मैं धर्मशाला से स्नानादि से निवृत्त होकर अपनी पारंपरिक वेशभूषा में विश्राम गृह पहुंचा। एक सेवक मुझे भीतर ले गया। चक्रपालित विश्राम गृह की बगिया में टहल रहे थे। महाराज, पंडित चारुदत्त भट्ट पधारे हैं, सेवक बोला। उन्हें ही ले आओ प्रहरी। मैं सुन रहा था। प्रहरी ने आकर मुझे वहीं दोहराया, आइए आर्य, महाराज आपको बगिया में बुलाते हैं। मुझे बगिया में छोड़कर प्रहरी मुड़ गया। चक्रपालित एक मध्यम डिलडौल के आकर्षक व्यक्तित्व के सुंदर पुरुष थे। इस समय उनके बिलुलित केस उनके कंधों पर बिखरे थे। बिना मुकुट के उनके भाल पर एक अद्भुत तेज था। राजसी रंगीन परिधान इतने कोमल, महीन एवं पारदर्शी थे कि उनके वक्षस्थल के घुंघराले केस भी इस चांदनी में स्पष्ट दिखाई देते थे। उनके कौसे अधिवस्त्र इतने महीन थे कि उन्हें समेटकर कदाचित एक मुट्ठी में बंद किया जा सकता था। गले में रत्न जड़ित मालाएं, हाथों में स्वर्ण कंकड़ एवं हाथों की अंगुलियों में विभिन्न रत्नों से जड़ित अंगूठियां सुशोभित थीं। उनके पैरों में जो जूतियां थीं, उन्हें देखकर ही अनुमान हो जाता था कि ये बहुत नर्म एवं आरामदायक होंगी। महाराज चक्रपालित की जय हो। मैं प्रणाम करता हुआ बोला, आपकी जय हो ब्राह्मण देवता, पधारिए। यदि आपत्ति न हो तो क्या हम यूं ही टहलते हुए वार्ता कर सकते हैं। उनकी वाणी के साथ उनके आभूषणों की ध्वनियां भी मुझसे बातें करती हुई प्रतीत हुई। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, बड़ा मनोहर एवं सुखद वातावरण है। चारुदत्त, आज आपने अपने अभिभाषण में जिस प्रगल्भता का परिचय दिया वह सचमुच प्रशंसनीय है। जिस प्रकार आपने राष्ट्र की स्थिति का परिचय दिया वह महासत्य है। युद्धों के चलते सचमुच राजकीय कोष दुर्बल है। कृषि, कला एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना है, तो दूसरी ओर युद्ध के अतिरिक्त ऋतुओं, बीमारियों अथवा प्राकृतिक प्रकोपों से भी जूझना है। ओह हाँ, मेरी स्मृति से उतर गया।
आचार्य वसुमित्र ने कहा था कि चारुदत्त की कोई समस्या है जिसका शीघ्र शीघ्र निवारण किया जाना चाहिए। क्या उलझन है चारुदत्त, कहो। मैं यथाशक्ति उसके निवारण हेतु तत्पर हूँ। मैंने कहना आरंभ किया। महाराज, मैं वस्तुतः आपकी सहायता ही चाहता हूँ, क्योंकि जो कार्य मैंने हाथों में लिया है वह मेरे लिए जटिल तो है, असंभव नहीं, किंतु समस्या यह है कि इसमें थोड़ा सा दुस्साहस अथवा असावधानी किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है तथा मान, वचन एवं मर्यादा के कलुषित होने का भय है। चक्रपालित गंभीर होकर मेरी ओर देखने लगे। मैंने उन्हें सारी व्यथा क्रमवार सुनाई। चक्रपालित किंचित आवेश से बोले, तो तुम्हें लगता है कि इस अपहरण की पृष्ठभूमि में मालवराज सामंत भूमिसेन का हाथ है? तुम जानते हो चारुदत्त, किसी राजा पर यह कितना गंभीर और घिनौना आरोप है, जबकि तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, सिवाय गणिका के कथन के। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती राजन, उसे अनुभूतियां ही सिद्ध करती हैं। मालवराज भूमिसेन के प्रजा पर अत्याचारों एवं भोग विलासिता की कथाएं प्रांत के चप्पे चप्पे में विख्यात हैं। एक कुटिका को इतना प्रशय क्या कोई राजा दे सकता है कि उसका हस्तक्षेप प्रशासन के प्रत्येक क्रियाकलाप में हो? प्रजा त्राहिमाम कर रही हो, अग्रहार भूमि पर भी कड़ाई से कर की उगाही की जा रही हो। ब्राह्मण वटु, तुम शब्दों की मर्यादा लांघ रहे हो। चक्रपालित बोले, एक सामंत पर ऐसे आरोप लगाकर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूं और सहायता के लिए हामी भर दूं? तुम कदाचित जानते नहीं, मालवराज भूमिसेन मेरे मित्र हैं। मैं उनके दुर्विनीत और खोखले वचनों पर कुछ क्रुद्ध था, किंतु स्वयं को नियंत्रित करता हुआ साहस से बोल पड़ा। आपकी मित्रता किसी के चरित्रवान होने का प्रमाण नहीं राजन। यदि वे आपके राजनीतिक मित्र भी हैं तो सत्य नहीं बदल जाएगा। जब राजा भोग विलासिता में ऐसा लिप्त हो कि राज्य में स्त्रियों का सुरक्षित रह पाना दुभर हो जाए, तो प्रजा की इससे विकट पीड़ा क्या हो सकती है। मैं ऐसे विलासी कृत्य को शत शत बार धिक्कृत कहता हूँ, जहाँ एक स्त्री को प्रशासन के जानते बुझते मात्र एक देह जानकर हाट में बिकने के लिए बैठा दिया जाता है। यह विलासिता जिसे गुप्तवंशी गरुड़ध्वज के अधीन कुछ सामंत भालों की नोक के बल पर सुरक्षित एवं अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं। यह सत्य आपके लिए पीड़ादायक हो न हो, किंतु मालव क्षेत्र की जनता को इसे भुगतना ही है। न जाने कितनी चंद्रवदनाएं प्रतीक्षारत हों कि उन्हें कोई सुलक्षणा अथवा अभिभावक के रूप में चारुदत्त लेने आएगा। सत्य तो यह भी है कि भूमिसेन ने अपने पूर्वज नरेंद्र सेन एवं बंधु वर्मा जैसे महानायकों के नाम एवं सम्मान के साथ अपने स्तन्य को भी लज्जित किया है। यदि आपकी मित्रता इसमें आड़े आती है तो मेरा आपसे मिलना व्यर्थ हुआ, किंतु मैं अपने लक्ष्य हेतु आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि मेरे इस रहस्य को अपने तक सीमित रखें। मालवराज के सैनिक पूरे प्रांत में हमारी खोज कर रहे हैं। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं, किंतु देवी चंद्रवदना को उनके पालकों तक पहुंचाने हेतु मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने आपका अमूल्य समय लिया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ एवं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब मुझे आज्ञा दे राजन। मैं प्रणाम की मुद्रा में बोलता हुआ मुड़ गया। ठहरो चारुदत्त, चक्रपाली तनि गंभीर होकर बोले। वास्तव में मालवराज तो बंधु वर्मा ही हैं, किंतु उनकी स्वास्थ्यगत समस्या के चलते प्रशासन की बागडोर एवं कार्यभार इन दिनों भूमिसेन के हाथ में है। किंतु जो तुमने कहा, यदि वह सत्य है तो दुखद है। यह निश्चित है कि तुमसे किसी प्रमाण की अपेक्षा मुझे नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे प्रमाण एकत्र करने का दुस्साहस करेगा भी कौन। मैं तुम्हारे इस साहसी कार्य पर तुम्हें बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि यह मेरे सामर्थ्य के बाहर है कि मैं किसी प्रांत के सामंत के विरुद्ध इस प्रकार आरोप लगाऊं और महाराज धीराज स्कंदगुप्त के संज्ञान में लाऊं, क्योंकि मुझे बिना प्रमाण के यह सब कहने का अधिकार ही नहीं। मैं अपने पिता सौराष्ट्र महानायक पर्णदत्त के माध्यम से
यह सूचना महाराज धीराज स्कंदगुप्त तक गुप्त रूप से प्रेषित कर सकता हूँ। तुम्हें एवं देवी चंद्रपदना को राजगृह तक सकुशल पहुँचाने का भी मैं प्रबंध कर सकता हूँ। तुम अब निश्चिंत हो जाओ। मेरे पिता प्रणदत्त अगले सप्ताह में किसी भी दिन चित्रगढ़ पधारेंगे। तुम्हें उनसे मिलना होगा। वे तुम्हारी सुरक्षित यात्रा का समुचित प्रबंध कर देंगे। मैं चक्रपालित के बदले हुए स्वरूप को अवाक देखता रह गया। कदाचित उन्हें अपने भ्रम पर विजय पाने में कुछ समय लगा था। अभी तुम एवं देवी चंद्रवदना कहाँ रह रहे हो? उन्होंने पूछा। मैंने बताया, अब तुम्हें वहां रहकर कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। अब तुम लोग कोई शरणार्थी नहीं, बल्कि चित्रगढ़ के अतिथि हो। मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता से प्रभावित हूँ चारुदत्त। आचार्य व सुमित्र ने तुम्हारे विषय में 100% सत्य कहा था। तभी बगिया में प्रहरी आकर बोला, महाराज राज्यवर्धन पधारे हैं। लो चारुदत्त, राज्यवर्धन भी आ गए हैं। मैं तुम्हारी व्यवस्था भी किए देता हूँ। भीतर आते हुए महाराज राज्यवर्धन बोले, आहा, पंडित चारुदत्त भी उपस्थित हैं। मैंने मुस्कुराते हुए प्रणाम किया। मैंने आपकी वार्तालाप में विघ्न तो नहीं डाला आर्य पुत्र? नहीं नहीं राज्यवर्धन जी, चक्रपालित बोले। मैं आपसे चारुदत्त के लिए एक अनुरोध करना चाहता हूँ। आज्ञा करें मित्रवर, राज्यवर्धन बोले। चक्रपालित ने मेरे एवं देवी चंद्रपदना के लिए ठहरने की उत्तम एवं गुप्त सास की व्यवस्था करवा दी। आइए पंडित जी, आज हमारे साथ भोजन कर हमें कृतार्थ कीजिए, राज्यवर्धन बोले। मैंने उनके आग्रह को शालीनतापूर्वक अस्वीकृत किया और कहा, देवी चंद्रपदना भोजन हेतु मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। आप लोग भोजन करें। दोनों पुरपालों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैंने अनुमति ली। धर्मशाला पहुंचकर देखता हूं कि देवी चंद्रवदना लेटी हुई हैं और सखियां उन्हें पंखा झल रही हैं। मैंने घबराकर पूछा, ललिते, यशोदे, क्या हुआ देवी को? सब कुशल तो है? मैंने बढ़कर उनके ललाट पर हथेली रखी। उनका बदन अग्नि सा तप रहा था। मेरे मुख पर चिंता के भाव मानो चंद्रवदना ने पढ़े और मस्तक पर रखे मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, चिंतित न हो दत्त, कदाचित यह यात्रा की थकान अथवा परिवेश के बदलने का प्रभाव है। मैं अपने हाथ पर उनकी दुधिया कोमल पतली छरहरी अंगुलियों को आज ही इतने ध्यानपूर्वक देख रहा था। कमनीय देह एवं दैवी तेजस्वी मुखमंडल के अतिरिक्त अंगुलियां भी उनकी चारुता संपत्ति थी। दत्त, तुम भोजन तो कर लो, वे बोली। नहीं देवी, आपको इस दशा में देख मेरे कंठ से निवाला न उतरेगा। ललिता, सोदा, तुम दोनों भोजन कर लो, मैं इनके साथ बैठता हूँ। रात्रि में पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाया जाता, फिर भी मैंने प्रांगण के गमले में लगी तुलसी से क्षमा याचना करके कुछ पत्तियां तोड़ी और उन्हें पीसकर उन्हें दूध के साथ दिया, किंतु उन्होंने कहा कि जब तक मैं भोजन नहीं करता वे इसे स्वीकार नहीं कर सकती। उनके हट के चलते मैंने ललिता और यशोदा के साथ अनमने ही भोजन किया। अब उन्हें दूध पिलाकर आज पूरे दिवस का वृतांत कह सुनाया और यह भी बताया कि कल से हम पुरपाल महाराज राज्यवर्धन के अतिथि होंगे। देवी चंद्रवदना सशंकित भाव से बोली, महाराज के अतिथि होने का अर्थ है कि हमारा रहस्य नगर में उजागर हो जाएगा। यह संकट का कारण भी बन सकता है। नहीं, महाराज चक्रपालित ने उन्हें अब तक पूरी व्यथा सुना दी होगी। वहां हम महानायक प्रणदत्त की प्रतीक्षा में गुप्त एवं सुरक्षित दिन व्यतीत कर सकते हैं, मैंने स्पष्ट किया। यद्यपि रात का समय था और सखियां देवी की सेवा हेतु उपस्थित थीं, फिर भी मेरी आंखों में नींद न थी। चंद्रवदना ने मुझे अपने पार्श्व में ही कुछ देर बैठने का निवेदन किया। मैं उनके ललाट पर जल में भीगी पट्टिकाएं रखता रहा। अब शरीर का तापक्रम कुछ कम था। वे थोड़े अंतराल में आंखें खोलकर मेरी ओर देख लिया करती थी। उनके हाथों में कुछ कंपन सा प्रतीत हुआ। मैंने उनकी हथेली को अपनी हथेली में लेकर दूसरी हथेली से रगड़ना आरंभ किया। कितनी ही देर मैं उनके हाथ को थामे चिंतित बैठा रहा और अब उन्हें एक गर्म वस्त्र ओढ़ाया।
संभवतः उन्हें नींद आ गई थी। मैंने उनके मस्तक पर हाथ रखकर देखा। ताप बिल्कुल कम हो गया था। मैं कुछ निश्चिंत हुआ। मेरा हाथ न छोड़ो दत्त, मुझे भय लग रहा है, वे अचानक बोल पड़ी। रुग्णता में सदैव व्यक्ति का मनोबल बहुत क्षीण हो जाता है। एक अज्ञात भय का आभास उनके मन पर हावी होता ही है। मैंने पुनः चंद्रबदना के हाथ को थाम लिया और न जाने कितनी ही देर बैठा रहा। उनके निद्रालीन होते ही दोनों सखियों को उनके समीप ही रहने का निर्देश देकर मैं बरामदे में अपने बिस्तर पर लेट गया। किंतु नींद तो मानो आज ओझल ही थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास चंद्रवदना, जिसे लिखा है राजकुमार कोरी राज ने। मित्रों, उपन्यास के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।